अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पाक व हिंद में जब भी स्टैंड अप कॉमेडी और मज़ाहिया अदाकारी की तारीख लिखी जाएगी, इसमें चंद नाम सुनहरी हुर्फों से लिखे जाएंगे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में खर्च कर दी और अपने दिल में न जाने कितने गम छुपाकर मुसलसल जिद्दोजहद में मसरूफ रहे। पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार और कई फिल्मी जोहतों के मालिक उमर शरीफ ऐसा ही एक नाम थे, जिनको मुद्दतों याद रखा जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं, अगर व्यूअर्स आपको याद हो कि हमने अपना एक शो किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि उमर शरीफ साहब की जो बेटी है, उनका एक किडनी का ऑपरेशन हुआ था और उनका ट्रांसप्लांट हुआ था, जो कि कामयाब नहीं हो सका था और उसके नतीजे में उमर साहब की जो बेटी थी वो इंतकाल कर गई थी। क्या उनके डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है और अब वो कहाँ है? ये और इन जैसे बहुत से सवालात के लिए आज हमने इनवाइट किया है आसिम सिद्दीकी साहब को, जो कि सीनियर एंकर एंड जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, आपको याद है हमने शो किया था जरी साहिबा के साथ और उन्होंने पूरी तफसीलात बताई थी कि किस तरीके से जो उनकी बेटी है उनको ले जाया गया था और किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराया गया था जो कि जो जो उनकी जान को खत्म करने का सबब बना और वो किडनी ट्रांसप्लांट सही तरीके से नहीं हो सका था, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक जाली डॉक्टर थे। तो क्या आपके इल्म में है इस स्टोरी का एंड, या यूं जी कहूंगी कि डॉक्टर साहब पकड़े गए या नहीं गए? जी बिल्कुल। आपने देखा कि जो अमल हुआ था उस वक्त एक ऐसा डॉक्टर जिसने इलीगल जो है ऑपरेट किया था और उसके बाद जो है वो उनकी जान उमर शरीफ की साहबजादी की जान चली गई थी। और उसमें हमने जब प्रोग्राम किया था तो हमने वो जो उमर शरीफ मरहूम की वाइफ हमारे साथ थी, जरी जी, तो उन्होंने हमें सारा कुछ बताया था कि किस तरीके से उमर शरीफ पाकिस्तान से बाहर थे और उनके बेटे ने किस तरीके से जो है ये सारा अमल किया था और अपने तौर से किया था और किस तरीके से इसमें पैसा इन्वॉल्व था और किस तरीके से अदालत में जाके उस डॉक्टर को पहचानने से इनकार कर दिया था। आज वो बेटा जो है वो अमेरिका में मौजूद है। मेरे ज़राए बता रहे थे कि वो अमेरिका आए हुए हैं और फिर मुझे पता चला कि वो डॉक्टर पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया है। तो हमने अपने इस्लामाबाद के जो रिपोर्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि उस डॉक्टर की तमाम तफसीलात हमें पहुंचाएं और जैसे ही वो हमें मिलेंगे, सारी रिपोर्ट जो हमें मिलेगी, हम एक प्रोग्राम रखेंगे। उसमें जरी साहिबा को और उमर शरीफ के साहबजादे जो अमेरिका में मौजूद हैं उनको भी यहाँ पर बुलाएंगे और अपने प्रोग्राम में, और फिर जो है अपना एक प्रोग्राम करेंगे जिसके उमर शरीफ के साहबजादे जो हैं उनके ऊपर जवाद, मेरा ख्याल उनका नाम है, बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगे हुए उनके ऊपर। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर वो कहीं पैसे मांग रहे हों या पैसे की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उमर शरीफ ने खुद उनसे बहुत सारी ऐसी बातें उनसे मंसूब की थी। और आपको याद है कि उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया जवाद तो मैं तुझे लाहौर में टांगे तोड़ के भीख मंगवाऊंगा। और फिर उनकी बेटी के मरने की खबर उन तक पहुंची। तो एक ऐसा आदमी जो कि दुनिया को हंसाता था, दिल में कितने दुख लेके चला गया। एक अफसोसनाक अमल है। नाज़रीन, हम इसकी अगले हफ्ते जो है पूरी रिपोर्ट आपको देंगे डॉक्टर के गिरफ्तार होने के बाद। तकरीबन उस डॉक्टर ने, जो मेरी मालूमात है, 300 के करीब ऐसे ऑपरेशन किए हैं। उसमें नंबर्स नीचे ऊपर हो सकते हैं जो कि लीगल नहीं थे। तो देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, वैसे तो हमें एतबार नहीं है लेकिन बाज़ दफ़ा करना पड़ता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जी आसिफ साहब, पाकिस्तान का जरा रुख कर लेते हैं और पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, या फिर यूं कहिए कि सबसे बड़ी अफवाह है, वो ये है कि मईशत में बेहतरी के बाद फरवरी इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, क्योंकि सोचा ये भी जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गए तो माशी बेहतरी में एक वक्फा आ सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ की सियासी जो हिकमत अमली है, मतलब उनका तदारुक नहीं हो सका है, या जो तहरीक इंसाफ है वो मुकम्मल तौर पर टूटी नहीं है। आपको क्या लगता है कि वाकई इलेक्शन जो है सिर्फ इस बात पे कि मईशत को बेहतर किया जाए और इलेक्शन की वजह से मईशत जो है वो खराब रहेगी, क्या इस वजह से पोस्टपोन किए जा सकते हैं इलेक्शन? देखिए, अभी मैंने इंटरव्यू लिया था डॉक्टर आबिद का, जो कि पीएचडी हैं और पाकिस्तान की तकरीबन हर गवर्नमेंट में जो है वो रह चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत पे बहुत अच्छा उनका
अच्छा, पाकिस्तान की मईशत को बड़ा अच्छा देखते हैं, तो उनसे प्रोग्राम करके मुझे ये उम्मीद लगी कि इलेक्शन होंगे, टाइम पर होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस वक्त जो मुश्किलात में तो घिरी हुई है। पाकिस्तान को सख्त तरीन फैसले लेने हैं, दूसरे मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, और वो निगरान हुकूमत किस तरह करेगी, उसको इख्तियारात नहीं है। वैसे ही वो अपने इख्तियारात जो है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो अब्यूज़ तो कर ही रहे हैं, जो उनके इख्तियारात नहीं हैं। अभी डिप्टी में नैब की बात चल रही थी, चेयरमैन की, तो उनकी जो मराहत हैं, उनको में क्या इजाफा किया गया है, मतलब देख के भी अफसोस होता है कि हम एक तरफ तो गरीब तबका जो है उसको बिजली के यूनिट कहाँ दे रहे हैं, जहाँ मतलब, और दूसरी तरफ 600 यूनिट जो हैं वो फ्री में दिए जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन को। और जबकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला है, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं है, कि आप गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको फ्री बिजली देना बंद करें। तो होप तो रखनी चाहिए। अगर मैं और आप होप नहीं रखेंगे तो फिर तो मायूस हो जाएंगे, और मायूसी गुनाह है, तो क्या करें, मजबूरी है जी। आसिम साहब, अदालत में जैसे आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अपने अख्तियार से तजावुज कर रही है, अदालत जो है उसने पिशावर हाई कोर्ट का जो आम इंतखाबात तक का तरक्याती काम रोकने का हुक्म भी दिया है उसने, यानी वफाकी और सूबाई दोनों निगरान हुकूमतें जो है वो अदालत कहती है कि तरक्याती कामों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। 8 फरवरी दूर नहीं है, इलेक्शन के बाद तरक्याती काम जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और इस लिहाज से उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात तरक्याती काम रोकने का हुक्म भी जारी कर दिया। जी, ये हमेशा होता है कि जब भी निगरान हुकूमत आती है तो वो इस किस्म के कोई काम नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो इंतखाबात पे पड़ सकता है। और मैं तो पहले ही क्वेश्चन मार्क दे चुका हूँ आपको कि बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं आप वहाँ बैठी हैं, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, ना आप कुछ कर सकती हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। वैसे इंतहाई अजीब बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवाम की मुंतखब हुकूमत के मतलब आने से मईशत को ब्रेक लग सकता है, और जैसे आप भी बता रहे हैं, और अभी जो कोर्ट है वो भी कह रही है कि ये आपका काम ही नहीं है। तो किस तरीके से बाहर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मुआहदे करेंगे, और किस तरीके से, मतलब ज़्यादा बेहतर ये नहीं कि इलेक्शन जो है वो उसको करवा दिए जाएँ और इलेक्शन ताख़ीर होगी तो फिर आपको पता है कि मईशत भी खराब होगी। मुझे लगता है इलेक्शन होंगे। अगर अच्छा। नहीं हुए तो कोई ऐसा काम होगा, या तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कौन सा ऐसा काम होगा जिसकी वजह से वो इलेक्शन कैंसिल करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ऊपर ये धब्बा नहीं लगने देगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं काज़ी फ़ायज़ साहब को जो है बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल शख्स समझता हूँ कि वो अपने ऊपर ये धब्बा नहीं लगने देंगे। या तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम हो जाएगा कि जिससे मैं और आप कहेंगे कि नहीं, अभी इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, या फिर इलेक्शन होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये कर रही थी कि तहरीक-ए-इंसाफ जो पार्टी है उसका एक बड़ा ऐलान है, और जो इमरान खान के वकील हैं वो कहते हैं कि पाक फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को तहरीक-ए-इंसाफ से फ़ारिग करने का फ़ैसला कर लिया गया है। दूसरा ये कि इमरान खान ने हिदायत जारी की है कि फ़ौज मुखालिफ कोई बयान ना दिया जाए। वकील इमरान खान कहते हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत कहते हैं कि पार्टी फ़ौज मुखालिफ अनासिर हैं, उनसे दूरी अख्तियार की जाएगी, यानी पार्टी ने ये फ़ैसला किया है। आसिम साहब, आपको शायद याद हो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था कि जो बाहर हैं या जो कुछ लोग बैठ के कहते हैं, मेरे ख्याल में पार्टी पॉलिसी नहीं हो सकती। तो ये आज जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको लगता है कि ऐसे ही है? देखें, मुझे नहीं लगता ऐसा है। आपने देखा कि आदिल राजा को और एक और साहब थे, मेहदी, मेरा ख्याल है, क्या नाम हैदर था? मेहदी। हाँ, हैदर मेहदी। हैदर मेहदी साहब को जो है कोर्ट मार्शल किया गया और उनको सालों की सजाएं दी गई। तो वो तो आर्मी के लोग थे, और वो जिस पे दिया वो जानते हैं कि सही दिया या गलत दिया। लेकिन आपने ऐलान तो कर दिया है। मुझे आप बताएं, मैं अगले हफ्ते फिर आपके साथ प्रोग्राम करूंगा, तो मैं पूछूंगा कि क्या इन्हें डिसोन किया गया। अब मैं आपको एक क्लिप सुना रहा हूँ, उस क्लिप को देखें, नाज़रीन आप भी देखें,
आसम हिटलर को कहते हैं, आसम हिटलर मुर्दाबाद, आसम हिटलर मुर्दाबाद, एफए पास अनपढ़ जाहिल आसम हिटलर मुर्दाबाद, आसम हिटलर मुर्दाबाद। आप जाए, ये तुम्हारे एक दो, मैं फिर उस बंदे को इसलिए काकरोच ही कहता हूँ कि बड़ा ही तंग करता है एक यूट्यूबर, तो मैं उसको ये कहता हूँ भाई ये वीडियो लगा दो, दे दो। जानी बशीर इधर कह रहा है आसम मुनीर मुर्दाबाद। जी, तो ये व्हाइट हाउस के सामने, ये सिर्फ एक फुटेज है ना, ऐसी कई फुटेजेस मैंने लगाई और ये मुझे ही कह रहे हैं कि आप जाके बता दो आसिम मुनीर को, ये जो खिताब कर रहे थे वो मुझसे कर रहे थे। तो मैं, लाजिम बात है वो सोशल मीडिया पर है, वो भी देख लेंगे। इसके ये फैसला हुआ है कि डिसोन किया जाएगा, ये भी फैसला हुआ है कि 2021-22 में जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हैं, जो चंद 100 के हैं, चंद हजार के हैं, और वहां से फिर जिस तरीके से फौज मुखालिफ बातें की जाती हैं उस पर भी नजर रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में अच्छा किया, थोड़ा देर से किया लेकिन अच्छा किया। शैला, मसला ये है कि अगर एक कारकुन करे ना, एक ऐसा कारकुन करे जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो बात समझ में आता है, लोग जज्बाती हो जाते हैं ना, लेकिन जब एक जिम्मेदार करे ना तो उसको इंस्ट्रक्शन होती है, फिर वो एक खास कहीं ना कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन होती है कि जनाब आपने ये करना है। आपने व्हाइट हाउस के सामने यही किया, आपने पाकिस्तान एम्बेसी के सामने यही किया, आपने जो एम्बेसडर के घर के पाकिस्तान हाउस के बाहर यही किया, और बाकायदा आपने बताया कि फलस्तीन से ज्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। तो मैं कहता हूं कि जब तक ये लोग जो है डिसोन नहीं होते उस वक्त तक पीटीआई जो भी कह रही है वो झूठ है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं जो कि सोशल मीडिया पे जिम्मेदार सेक्रेटरी लेवल का बंदा जो है वो किस तरह ट्वीट कर रहा है, आप वो देखें। जी शैला, आपने देखा कि किस तरीके से पाक आर्मी को ये कारकुन नहीं कर रहे, ये छोटे मोटे लोग नहीं कर रहे, ये जिम्मेदारान लोग कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। तो जब तक पार्टी इनको डिसोन नहीं करती है उस वक्त तक मैं समझूंगा कि ये सिर्फ नाम नेहादी हैं। हमने तो दिखा दिया फिजिकली कि आप क्या कर रहे थे, तो और मेरे ख्याल में वो भी फिर वो दिखाते हैं जिस वक्त ये कहा जाता है कि जी फौज के मुखालिफ ही करे, फिर वो भी सोशल मीडिया पे मरियम नवाज का फिर वो लेकर आते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे, और ये जो हड्डियों से गूदा ले जाते हैं और नोच लेते हैं, सर वो भी फिर लाइन से लगाते हैं और फिर सर में दर्द होता है कि मैं समझता हूँ कि हर पार्टी जो है वो अपने अंदर एहतसाब रखे। जिस दिन आपने अपनी पार्टी के अंदर एहतसाब रखा उस दिन आपकी पार्टी सही हो जाएगी। जो कल गलत था वो आज भी गलत है। मैं उस गलत को सही नहीं कह रहा और ना मैं कह सकता हूँ वो भी गलत था। ये भी तो सर उस पार्टी को तो वजीर आजम बनाया जा रहा है, उस पार्टी के लीडर को तो वजीर आजम बनाया जा रहा है। खबर मिल रहा है कि जी हमें कहिए, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई एमपीए एमएनए एक्स एमपीए एमएनए पब्लिक में आके ये कहता है कि जी हमारी बात हो गई है, हम जीत जाएंगे, आप हमें ही वोट दीजिएगा, तो मैं समझता हूँ लानत उस शख्स पे, उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारो और बोलो कि तुम लोग हो ये गद्दार, तुम लोग इस मुल्क के गद्दार हो। नहीं सर नहीं, ये बात तय कैसे दी कि हमारी बात हो गई है? तुमने उस इदारे को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया। अगर मैं एक बात बताऊं, मेरे सामने अगर किसी ने ये बात कही कि हमारी बात हो गई है तो मैं उसको जो कर सका, जो मुझे उस मुल्क का कानून इजाजत देता मैं उसके साथ वो करूंगा, क्योंकि ये गलत है कि आप इलेक्शन से पहले ये दावे करें कि हमारी बात हो चुकी है, हम आ रहे हैं। ये अवाम का हक है, उनका राइट है कि वो किसी को भी वोट दें और वो आए। तो सर ये प्रोटोकॉल वजीर आजम को प्रोटोकॉल कौन दे रहा है नवाज शरीफ साहब को? देखिए पाकिस्तान की तारीख जो है ना वो ऐसे ही रही है। मुझे तो हैरत होती है कि बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। कराची के अंदर भी ऐसे ही थी। जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को ज़ियाउल हक ने मुल्क बदर किया उस वक्त भी यही सब कुछ था।
फिर भी मैं समझता हूं कि अभी तो इमरान खान की पार्टी के साथ वो बहुत कुछ नहीं हुआ जो उनके साथ हो चुका था। तो इंतजार करें। मेरा ख्याल है कि हमारे पास या मेरे पास या आपके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इंतजार के। जी, तहरीक इंसाफ की नाअहली यकीनी नजर आने के बाद इलेक्शन में बल्ले के निशान को रोकना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, ये सुहेल वड़ाई साहब ने भी कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है आगे ना, बहुत सारे लोगों ने कहा, फैसल वाडा ने भी कहा कि हो सकता है कि आगे आपको बल्ले का निशान ना मिले। उसे रोकने के लिए भी क्या किया गया। अब मसला यह है कि जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि आपकी जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो करा लिए जाए, और ये इंटर पार्टी इलेक्शन ना नवाज शरीफ के लिए कहे गए, नून लीग को कहे गए, ना पीपल्स पार्टी के लिए कहे गए, सिर्फ कहे गए तहरीक इंसाफ को। कैसे देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो खैर उन्होंने अपना जैसे कहना चाहिए कि इमरान खान जो है वो लीडरशिप से हट गए, लेकिन वैसे आप इस चीज को, इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला था, इसको कैसे देखते हैं? देखें, पिछले दिनों हमने स्पेसिस पर भी बहुत सारी चीज़ें सुनी, खबरों पे भी बहुत सारी चीज़ें सुनी। पीटीआई की पार्टी के अंदर एक जो इंतशार था वो खुल के सामने आया, वो भी हमने देखा। एक पार्टी ये है कि वो हर सूरत में कहती है कि हम इलेक्शन में जाएंगे और हम इलेक्शन जीत कर आएंगे, चाहे खंबे को भी वोट देना हो हम खंबे को भी वोट देंगे। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, इमरान खान को 5 साल इंतजार करना चाहिए और इस 5 साल में अपनी टीम को मजबूत करें, अपनी टीम को चारों सूबों में, क्योंकि उसका इमरान खान के पास जो लोग हैं वो फैन भी हैं उसके, वो पॉलिटिक्स को इतना नहीं समझते लेकिन अंधा एतमाद करते हैं। तो उस अंधे एतमाद को अगर आप अभी लेकर आएंगे तो आपको सिर्फ नुकसान उठाना पड़ेगा। आप 5 साल इंतजार करें और अगले इलेक्शन में जो है भरपूर तरीके से हिस्सा लें। अब ये दो तरफ के जो मशवरे हैं जो पीटीआई के लोगों को दिए जा रहे हैं, उसके बाद ये जो तीसरा एक बड़ा लॉयर्स का एक अपना एजेंडा है, एक अपना पीटीआई के अंदर एक मुकाम है, और आपने देखा कि एक लॉयर ही जो है वो चेयरमैन भी बने। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि अगर क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी बहुत सारे लॉयर आए और वो कंप्रोमाइज होते हुए नजर आए। आपने देखा कि मीडिया को एक खास तरीके से ओपन किया जा रहा है। तलत हुसैन के प्रोग्राम को अब मैंने देखा कि बदतरीन निशाना बनाया था पीटीआई के लोगों ने। आज तलत हुसैन को मिलियंस ऑफ लोगों ने सिर्फ इसलिए देखा, और पीटीआई की तमाम स्पेसेस और तमाम टॉप के लीडरों ने तलत हुसैन को जो है वो अपनी सोशल मीडिया पे जगह दी है। तो ये चेंजेस जो हैं ये कहीं नेगेटिव भी नजर आ रही हैं, कहीं पॉजिटिव भी नजर आ रही हैं। बल्ले का निशान मैं नहीं समझता कि जब तक पार्टी जो है वो किसी उस पर पाबंदी ना लगे उस वक्त तक कोई किसी से निशान नहीं ले सकता। तो पाकिस्तान में तो सब कुछ हो रहा है। अब आपको मैंने बताया कि बिलावल भुट्टो वहाँ पीपल्स पार्टी से लेके उनके कौन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुके, आपको नवाज शरीफ की पार्टी में कौन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुके। एक बंदा जो अंदर है वो किस तरह से इंट्रा पार्टी कराएगा, और फिर उसके बाद उसके जो मसाइल थे, इन्हीं मसाइल में इजाफा, फिर इजाफा और इजाफे पर इजाफा, जिसकी एक मिसाल हाजरा खान है। किताब की मतलब अभी तक उसको पब्लिश नहीं किया, अच्छी तरह से छपाई नहीं हुई है, उसकी बाइंडिंग नहीं हुई है, कहती मेरे पास तो पैसे नहीं है, मगर 5 स्टार होटल में हाई टी के साथ साथ किताब की रुनमाई के उनके पास पैसे थे। मैंने भी हाजरा साहिबा का बहुत इंटरव्यू सुना, तो मैं समझता हूँ कि ताली जो है वो अगर दोनों हाथ से बची है तो इनको टीवी पे नहीं आ सकती थी, क्योंकि जहाँ अगर इमरान खान ने ये सब कुछ किया है तो आप भी उसमें शामिल थी। तो ये तो गलत कहना है कि जी मुझे उसने यूज किया, तो आप भी खुद यूज हुई। तो मैं जिस अंदाज में वो टीवी पे बैठ कर इंटरव्यू दे रही हैं, मेरे लिए वो नापसंदीदा शख्सियत हैं। माजरत के साथ बुरा ना मानिएगा, मैं उनको कोई ये नहीं मजलूम नहीं कह सकता। सिर्फ मजलूम नहीं कह सकते, ये जायज कह सकते हैं कि जी ये बिल्कुल सही इन्होंने इल्जाम लगाया है, क्योंकि सबूत तो नहीं है, सिर्फ किताब ही है उनके पास, और वो भी क्या कहते हैं, वो देखिए उनके कुछ अल्फाज टाइप की भी है जिसको एक बाइंडिंग करके वो दिखाया गया उन्होंने। देखिए उनके ऊपर कुछ चीजें सोशल मीडिया पे उनके हवाले से चली, कुछ बातें हुई, कुछ चीजें तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि मतलब कोई इंसान जो है वो इतना गिर जाता है और गिरने के बाद जो है आप उस वक्त खामोश रहती हैं और अब आप अपने मतलब के लिए बोल रही हैं। रेहाम खान ने भी किताब लिखी थी, वो
मेरा ख्याल है कि आपने तो हदूद ही क्रॉस कर दी है ना वो तमाम। और मेरा नहीं ख्याल कि आप ये किताब अगर आपकी छपी तो आप अंदर होंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं तो पीटीआई के लोग आपको इंटरनेशनली सू करेंगे और कहीं ना कहीं आपको पकड़ेंगे। आप इंग्लैंड में तो नहीं छपी, इंग्लैंड में तो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां पर ये पब्लिश नहीं हुई। और अभी भी जो उनके पास मतलब जो चीजें हैं इस वक्त, वो कह रही हैं कि इसमें कुछ चीजों को मैंने निकाल दिया है। तो ये जो इस वक्त किताब उनके हाथ में थी उसमें वो चीजें नहीं थी जो कि वो पब्लिश करने के लिए लेके गई थी। ख्वाजा साद रफीक का बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट था, आप ट्वीट दिखा रहे थे आज। इंतखाबात को सस्ता बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को फौरी इक़दाम करने चाहिए, यानी पब्लिसिटी के लिए जगह मखसूस की जाए, गली गली इलेक्शन दफातर का कयाम, अखराजात और बाहमी तनाव इससे बढ़ेगा तो वो कम किया जाए, इनकी तादाद महदूद रखी जाए, इलेक्शन डे पर पोलिंग कैंप्स जो है वो खत्म किए जाए, इंतखाबी जलसों के लिए चौक चौराहे बंद करने की इजाजत ना दी जाए, वोट खरीदो फरोख्त का कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से रोका जाए। यानी इलेक्शन से पहले इलेक्शन के लिए इलेक्शन सरगर्मियों में पाबंदी की दरख्वास्त की है उन्होंने। देखिए, ये सारी पाबंदी लगाने के लिए जो है ना एक बहुत बड़ी फौज चाहिए और उस फौज को जो है वो फौज आपके बॉर्डर्स पर भी है और आजकल जो हालात हैं आपके वो आपके सामने हैं। वो तो सब घर घर शहर शहर है वो तो ये हमने माजी में भी देखा, जिसकी जहां चली चाहे चारों सूबों में जब जो जिसके पास पावर हुई उसने जो है धांधली की, चाहे वो कोई भी जमात हो। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को जहां पर भी मौका मिलता है वो अपना फायदा उठाते हैं, जाली वोट लगाते हैं, मोहर लगाते हैं और उनको यूज करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं होगी कि इस दफा वो भी गलत है और जो होने जा रहा है अगर इस तरह का है और लोग यूज करेंगे पावर अपनी, तो उसे भी हम गलत ही कहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन हो तो इंटरनेशनल सहाफ़ियों को भी जो है इजाज़त होनी चाहिए कि वो आए और सिक्योरिटी के जो है उनको सिक्योरिटी मामला को देखें, पता चले उन्हें कि कितना फेयर हो रहा है, पता चले कि जी एक पोलिंग बूथ पे क्या हुआ, दूसरे पोलिंग बूथ पे क्या हुआ। तो सारों को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि थान जो है वो उसका पहला वो जो गज है ना उसको देख के अंदाजा हो जाता है कि पूरा थान कैसा होगा। ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया और अदालत ने यह भी किया कि नवाज शरीफ की 10 साल की सजा जो जुर्माने को भी कलअदम करार देते हुए नवाज शरीफ को बरी किया है। कैसे देखते हैं आप इसमें इसको? देखें, ये सवाल जब नवाज शरीफ से पूछा तो उन्होंने कहा ये सब अल्लाह ताला ने किया है। तो ये अल्लाह के खास बंदों ने भी किया, ये भी तो हो सकता था। तो अब मैं इसके बाद में क्या जवाब दूं कि एक ऐसे उनके पर जिस तरह केसेस बने थे, जिस तरीके से उनको लाया गया था और जिस तरीके से बाहर भेजा गया था और बाहर भेजने के बाद जिस तरीके से उनके घर में 3-4 साल जो है बाहर लोग खड़े हुए थे, उसके बाद जिस तरीके से वापसी हुई है, जिस तरीके से पूरे जो मुकदमात हैं वो वापस हुए हैं और अब वो सादिक और अमीन की तरफ जो है कदम बढ़ा रहे हैं। तो यही सियासत है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ। मुझे पता है क्या एक होप होती है, मुझे एक होप ये होती है कि जब हम ये, मैंने पहले तो बहुत अरसा पहले तो जो चीजें हैं मुझे शायद वो कुछ इतना याद भी नहीं है और वो इतने पुराने 70s के और 60s के वो मुझे नहीं इतना अंदाजा, लेकिन अब हम देख के मुझे लगता है कि जो इमरान खान पे 150, 250, 200, 400, 500 जितने भी हैं, ये भी मुझे लगता है कि ये एक वक्त आएगा कि ये भी सब खत्म हो जाएंगे और फिर हम मतलब किसको ब्लेम दे रहे होंगे। अब हम इसको सही नहीं समझ रहे, नवाज शरीफ जब गलत थे, नवाज शरीफ अब गलत हैं, ये लोग जो है जो कि नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते, वो उस वक्त गलत थे, इस वक्त गलत है, इमरान खान इस वक्त बहुत खराब है, बहुत गलत है, सब ये किया और ये किया, और उसके बाद जब वो आएंगे तो यही पर इमरान खान अच्छे भी होंगे। तो ये समझ नहीं आती, जो लोग हैं बड़े उनको अपनी इज्जत का या अपनी उस रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं कि आज हम क्या कहते हैं, कल इस 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम को फिर हम बेवकूफ बनाएंगे कि अब ये सही है। जिस मुल्क का चीफ जस्टिस जो है अपने हाथों से शराब की बोतल पकड़े और उसके बाद जो है वो शहद की बोतल साबित हो जाए, तो आप क्या समझती हैं? कानूनन जो है, कानून जो है ना वो उसको घुमाना फिराना जो है ना, ये लॉयर्स बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कत्ल का मुकदमा पाकिस्तान के अंदर कितने रेप हुए, कितने कत्ल हुए हैं, जो कि अगर आप 1 दर्जन ऐसे केसेस हुए जो कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने उठाया है, जो इस्लामाबाद में हुए हैं, कराची में हुए हैं, सिंध में हुए हैं, लाहौर में हुआ है,
मुझे बताएं उनमें से किसी एक रेपिस्ट को, एक कातिल को सजाए मौत अभी तक दी गई है? नहीं, किसी को। तो फिर हम कैसे अंदाजा कर लें कि कातिल कह रहा है कि हाँ मैंने कत्ल किया है, सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन आप उसको सजा नहीं दे रहे। तो उस जुडिशरी से उसे हम किस किस्म का इंसाफ मांगने के लिए बेताब रहते हैं? हमें पता है कि कंप्रोमाइज जुडिशरी है, नीचे से लेकर ऊपर तक आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। एक पुलिस वाला जो है पकड़ा जाता है डीएसपी लेवल का, और वो घर में डकैती कर रहा है, पुलिस मोबाइल अपने साथ ले जाके, और उसकी जो है वो तस्वीरें निकलती हैं वजीर आला साहब के साथ, बिलावल भुट्टो के साथ। मतलब शर्म आती है किससे गिनाते गिनाते। सिंध गवर्नमेंट अभी एक और 4 लोगों को अंदर किया गया है कि जी वो ड्राइवर कह रहा है मैंने रोका। भाई आप तो मोबाइल के ड्राइवर हो, आप कैसे हुक्म दे सकते हो? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो यहीं आ जाता है कि ड्राइवर जो है वो कैसे कह सकता है कि हाँ भाई वो वाली गाड़ी को रोको, हाँ भाई उस गाड़ी को टार्च मारो। ड्राइवर की औकात क्या होती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अब पुलिस का महकमा क्या कर रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं, जजेस क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये हमारे उस पर। लेकिन फिर भी हम मायूस नहीं हो सकते क्योंकि मायूसी गुनाह है। तो बस इंतजार करें, क्या पता है। एक और दिलचस्प बताती हूँ मैं आपको बात कि एवनफील्ड जो केस है इसमें हुआ ये कि नैब की दिलचस्पी का आलम मैं बताती हूँ कि नवाज शरीफ के वकील जो थे वो दलाइल दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो सो रहा है। तो उसी लम्हे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो थे उन्होंने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप नोट कर रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं ना कि ये बात बहुत अहम हो रही है? तो वो कहते हैं कि जी 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 मैं लिख रहा हूँ। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, तो जिस पर गुल हसन साहब कहते हैं कि कैसे लिख रहे हैं, आपके हाथ में तो कोई कलम ही नहीं है। जब उनके पास कलम नहीं है तो कैसे लिख रहे थे? वो टाइम पास कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जब आप दूसरे मुल्कों में जाके उसकी जुडिशरी देखते हैं, उनकी अदालतें देखते हैं, फिर आपको अंदाजा होता है कि आप किस दलदल में जिंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ पे लॉयर्स जो हैं वो कानून को जूते की नोक पे रखते हैं। अभी आपने कल या परसों देखा कि एक रिक्शा ड्राइवर को गोली मार दी लॉयर ने, और बड़े मजे से रिक्शे में बैठ के ही चला गया। आपने ये देखा कि लॉयर्स मिल के अपनी ही बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, गमले मार रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, कैबिन तोड़ रहे हैं, किसी को सजा नहीं मिली। तो सबसे बड़े जो बदमाश हैं तो यही लॉयर्स हैं। अच्छा, इनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। जजेस, आपको पता है, अब सब कहते हैं कि लॉयर के करने से बजाय जज को खरीद लो। तो ये जो कहावतें हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं तो सच है ना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो मेरा ख्याल है ऐलान तो उन्होंने कर दिया है कि वो रिफॉर्म ला रहे हैं। आई विश कि वो रिफॉर्म जो है वो पाकिस्तान के अपनी जिंदगी में लेकर आ जाए, क्योंकि जो दूसरा आएगा वो किस तरीके से आएगा, किसकी हुकूमत होगी, किसके प्रेशर में काम करेगा, कुछ नहीं पता। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन। आदिल राजा हैं, उनके लिए भी, लेकिन उनका मुझे समझ नहीं आया कि आदिल राजा और मेहदी हसन जो साहब हैं, हसन मेहदी साहब जो हैं, उनको सजा हुई है, लेकिन उसकी वजह मालूम नहीं हो सकी क्योंकि वो पाकिस्तान में तो थे नहीं। जब पाकिस्तान में नहीं है तो फिर बाहर आए। नहीं, पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में होते हैं, जो मेरी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो उसमें आप रिटायरमेंट के बाद भी आप फौजी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पता होती हैं आपके दोस्तों के बारे में जो इस वक्त सर्विंग हैं, उनके बारे में। तो वो जूनियर होते हैं, आप सीनियर होते हैं, फिर आप रिटायर हो जाते हैं, पाकिस्तान के बारे में आपको बहुत कुछ पता होता है। तो उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से चले जाएं और उसके बाद अगर आप पाकिस्तान के अपने दोस्तों को, आर्म फोर्सेस को ये कहें कि तुम लोग अपने सीनियर ऑफिसर्स का कहना सुनना, ऑर्डर लेना बंद कर दो अपने मुल्क के लिए, तो ये बगावत पर उकसाना होगा। और उसी को मेरा ख्याल है इन्होंने इन्हीं लफ्जों को वो करके कोर्ट मार्शल किया है, और कोर्ट मार्शल करके सजा सुनाई है। और मैं समझता हूँ कि ये उनका अंदरूनी एक वो है, क्योंकि वो एक ऐसी फोर्स में थे जो ये सब कुछ कर सकते थे। मेरा ख्याल है पब्लिक की जो आर्मी की जो कोर्ट्स वगैरह बन रही थी वो तो नहीं बनी,
ना ही उससे अभी तक किसी को सजा हुई है, लेकिन उन्होंने अपने 2 लोगों को सजा देके ये दुनिया को बता दिया है कि अगर आप मुल्क से बाहर बैठकर किसी भी किस्म की ऐसी अपने लोगों को उकसाओगे, जो कि मैंने खुद सुना है, मतलब स्पेसिस पे बैठ के कि जाओ बगैर तो तुम लोग, तुम्हारा कायद, मतलब जाओ आग लगा दो, घर से निकाल के गोली मार दो, मतलब इस तरह की। और आज भी, अभी मैं स्पेस आपका प्रोग्राम से पहले सुन रहा था, तो वो यही कह रहे थे जी निकलो निकलो कुछ करो। अच्छा, खुद तो बैठे हैं पेरिस में, लंदन में, अमेरिका में, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को माचिस लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग अब सर इतने कोई बेवकूफ नहीं है, वोट डालने के लिए बैठे हैं। यस। अच्छा, मैं एक बात मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहूंगा कि ये माचिस लगाना बंद करो। और मुझे बड़ी खुशी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, ये कुछ लोग ये बात समझ गए हैं कि अब पीटीआई कहाँ खड़ी है, और वो उस धोखे में नहीं आ रहे कि जी कल इमरान खान आ जाएगा और वजीर आजम बन जाएगा। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गई है। अब वो बातें नहीं कर रहे जिस तरह वो पहले बातें करते थे, लेकिन अभी भी सर इलेक्शन से पहले हम कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान, उनकी पार्टी नहीं आएगी, इमरान खान नहीं आएंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि जब से पहले वेट तो किया जाए, इंतजार किया जाए, देखा जाए कि जो पब्लिक है वो निकली है, किसके लिए निकली, किसकी मतलब किस पार्टी को वोट मिल रहे हैं, क्या उसकी मतलब क्रेडिबिलिटी रह जाएगी कि अगर हम पहले से ये कह दें कि जी इमरान खान तो नहीं आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, ये नवाज शरीफ नहीं आएंगे जी बिलावल आएंगे। देखिए, मेरा ये कहना बहरहाल मैं नहीं समझता कि सही है। वाकई मैंने गलत बात की कि मैं पहले, लेकिन मैं जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि पीटीआई जो है वो उस तरीके से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती जिस तरह दूसरी पार्टीज ले रही हैं। लेकिन वो इस तरीके से, क्योंकि एक वक्त हमने देखा था कि एएनपी और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को भी पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया गया था। एएनपी जहां जाती थी वहां बम धमाके हो जाते थे, पीपल्स पार्टी जहां जाती थी वहां बम धमाके हो जाते थे, इवन 50 लोगों की कॉर्नर मीटिंग तक नहीं कर सकते थे। तो ये तो हमने माजी में देखा है। तो उसी को देखते हुए मेरा अपना, जो कि गलत भी हो सकता है, कि मैं पीटीआई को उस तरीके से इलेक्शन में आते हुए नहीं देख रहा, क्योंकि उसको वो चीजें नहीं मिल रही हैं। लाजिम बात है, एक पूरा सिस्टम है, लड़ने का एक तरीका है, आपका एक निशान है, आपका एक मैनिफेस्टो है कि जी आपने आगे आके करना क्या है। अगर फर्ज करें इमरान खान जीत भी जाते हैं तो उनका मैनिफेस्टो क्या है। सबसे पहले हमें तो नहीं पता, आपको पता है तो आप बताएं मुझे। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अभी मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने अभी अपना मैनिफेस्टो तो कोई भी नहीं देख रहा। एक दूसरे पर सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बिलावल उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो नवाज शरीफ पे इल्जाम लगा रहे हैं, नून लीग पे लगा रहे हैं। नून लीग जो है वो पहले, आपको तो पता है, वो आसान टारगेट तो इमरान खान है जी। वो पीटीआई को, हमारे यहाँ मैनिफेस्टो नहीं होता, हमारे एक दूसरे पे इल्जाम लगा के कि उसने महंगाई की थी, हमने महंगाई की थी, नहीं उन्होंने ज्यादा की थी, नहीं मैंने ज्यादा नहीं की थी। तो बस यही मैनिफेस्टो है। और अवाम भी इतनी तैयार है कि उसे पता है कि ये कुछ करने वाले नहीं, आने वाले भी और जाने वाले भी, तो एक दूसरे पे इल्जाम ही लगाते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे आसिम साहब, अब तो हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। इस पर जरूर बात करेंगे कि क्या इतनी बड़ी पार्टी जिसके इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं, इसको अगर अलग हटा के, या जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि लग नहीं रहा, और ऐसे में अगर कोई हुकूमत बन जाती है तो वो कितने दिन चलेगी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने नाज़रीन से कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे प्रोग्राम्स को, जो कि लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें देख सकें, एंजॉय कर सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। Watching Capital TV Washington.